नमस्कार स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो लेक्चर के दौरान हमने पाइनस में तने में द्वितीयक वृद्धि की स्टडी की थी और हम पाइनस में एनाटॉमी को अध्ययन कर रहे थे, जहाँ पर हमने जड़ों की एनाटॉमी एंड उनमें सेकेंडरी ग्रोथ, उसके बाद तने में एनाटॉमी या तने की आंतरिक संरचना और उसमें सेकेंडरी ग्रोथ को स्टडी कर लिया था। आज हमारा जो टॉपिक होगा वह होगा पर्ण की आंतरिक संरचना, या जो पाइनस में जो निडिल शेप पर्ण पाई जाती है उसकी आंतरिक संरचना का हम यहाँ पर अध्ययन या इसकी स्टडी करेंगे। तो हमने जब पाइनस की मॉर्फोलॉजी पढ़ी थी या इसके स्पोरोफाइट की बाह्य संरचना पढ़ी थी। बाह्य संरचना में हमने देखा था कि जो पाइनस का जो पादप होता है वो कैसा होता है, शाखित प्रकृति का होता है। मतलब मेन स्टेम से अनेक ब्रांचेज निकली हुई रहती है। मेन स्टेम से दो प्रकार की ब्रांचेज निकलती है, एक तो असीमित वृद्धि वाली शाखा और सीमित वृद्धि वाली शाखा। जो असीमित वृद्धि वाली शाखा थी इनकी वृद्धि कैसी होती रहती है, हमेशा ही होती रहती है, क्योंकि इनके पास एपिकल मेरिस्टेम या एपिकल सेल पाई जाती है, जिसके कारण ये लंबाई में हमेशा ही वृद्धि करते रहते हैं। और इन असीमित वृद्धि वाली शाखाओं को क्या कहा जाता है, लॉन्ग शूट्स भी कहा जाता है या दीर्घ प्रवाह भी कहा जाता है। और इस दीर्घ प्रवाह के ऊपर और इसका जो तना वाला पोर्शन होता है इसके ऊपर कुछ मात्रा में या कहीं ना कहीं सीमित वृद्धि वाली शाखाएं भी पाई जाती है। यहाँ पर भी पाई जा रही है, एक तो दीर्घ प्रवाह के ऊपर और तने के ऊपर कहीं से भी सीमित वृद्धि वाली शाखा का ओरिजिन या सीमित वृद्धि वाली शाखा निकल आती है। और इन सीमित वृद्धि वाली शाखा के शीर्ष भाग पर निडिल से प्रकाश संश्लेषी पर्ण पाई जाती है। मतलब जो इनमें जो पर्ण पाई जाती है वो कैसी होती है, निडिल से या सुई की आकृति के समान होती है, काफी लंबी लंबी होगी, परंतु इसका जो शेप होगा वो कैसा होगा, एक सुई की आकृति के समान होगा, ऐसे फैली नहीं होगी। जैसे आप देखते हो एंजियोस्पर्म में ऐसी पर्ण पाई जाती है या संयुक्त पित्ताकारी पर्ण पाई जाती है, तो ऐसी तो इसमें नहीं पाई जाएगी। कैसी पाई जाएगी, एक सुई की आकृति के समान पर्ण पाई जाएगी। और वो कहाँ पर होगी, ओनली जो सीमित वृद्धि वाली शाखा है उसी के ऊपर पाई जाएगी। इसी कारण इस सीमित वृद्धि वाली शाखा को क्या कहा जाता है, पर्ण स्पर्गी कहा जाता है। तो दोबारा से देखना, हम पाइनस में पर्ण की बात कर रहे हैं और पाइनस में आपको पता है दो प्रकार के पर्ण पाई जाती है। एक तो कौन सी, प्रकाश संश्लेषी पर्ण, और दूसरी है सल्ग पर्ण। और मैंने आपको अभी बताया कि पाइनस का पादप है बहुशाखित प्रकृति का है, दोनों ही प्रकार की शाखाएं पाई जाती है इसमें। एक तो असीमित वृद्धि वाली शाखा या लॉन्ग शूट या दीर्घ प्रवाह, और एक पाई जाती है सीमित वृद्धि वाली शाखा या ड्वार्फ शूट, या फिर जिनकी वृद्धि सीमित होती है, मतलब जिन्हें शॉर्ट प्रवाह भी कह सकते हैं। दोनों ही प्रकार की शाखाएं पाई जाती है और इन दोनों ही प्रकार की शाखाओं के ऊपर और तने के ऊपर कौन सी पर्ण दिखाई देती है, केवल सल्ग पर्ण दिखाई देती है। मतलब पूरी प्लांट बॉडी के ऊपर तो क्या लगी हुई रहती है, सल्ग पर्ण लगी हुई रहती है। किन किन पर लगी हुई होती है, एक तो लॉन्ग शूट्स के ऊपर भी लगी हुई होती है और शॉर्ट शूट्स या जो सीमित वृद्धि वाली शाखा है उसके ऊपर भी यहाँ पर क्या पाई जाती है, सल्ग पर्ण पाई जाती है और तने के ऊपर भी पाई जाती है। मतलब सल्ग पर्ण तो पूरी प्लांट बॉडी के ऊपर ही लगी हुई रहती है, परंतु जो प्रकाश संश्लेषी पर्ण होती है ये केवल सीमित वृद्धि वाली शाखा के शीर्ष भाग पर ही पाई जाती है। इसी कारण सीमित वृद्धि वाली शाखा को पर्ण स्पर्गी कहा जाता है। और इस पर्ण स्पर या सीमित वृद्धि वाली शाखा पर प्रकाश संश्लेषी पर्ण की जो संख्या होती है वह अलग अलग जातियों में अलग अलग मिलती है।
जैसे अगर पाइनस मोनोफिला की बात करें, एक स्पीशीज है पाइनस की, पाइनस मोनोफिला, इसमें जो यहाँ पर सीमित वृद्धि वाली शाखा है, इस पर केवल एक ही प्रकाश संश्लेषी पर्ण पाई जाती है। उसी प्रकार अगर हम पाइनस सिल्वेस्ट्रिस की बात करें, पाइनस सिल्वेस्ट्रिस इसकी बात करें तो इसमें तो प्रकाश संश्लेषी पर्ण की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? 2 होती है। अगर हम पाइनस रॉक्सबर्गाई की बात करें, पाइनस रॉक्सबर्गाई या पाइनस लॉन्गिफोलिया, इसमें जो प्रकाश संश्लेषी पर्ण पाई जाएगी एक सीमित वृद्धि वाली शाखा के शीर्ष पर, वह कितने पाई जाएगी? 3 की संख्या में, या 3 निडीले निकली होगी, यहाँ से एक साथ 3 पर्ण निकली होगी। और पाइनस सिल्वेस्ट्रिस में एक साथ 2 पर्ण निकली होगी, और पाइनस मोनोफिला में केवल एक ही पर्ण पाई जाएगी। ऐसे ही अगर पाइनस वेलिजियाना की बात करें, पाइनस वेलिजियाना अगर हम बात करें, यहाँ पर जो प्रकाश संश्लेषी पर्ण की संख्या होती है वो कितनी होती है? 5 होती है। अब हमें पढ़ना है यहाँ पर पाइनस में पर्ण की एनाटोमी या पर्ण की टीएस काटनी है हमें। अब टीएस कैसे काटेंगे? हम ब्लेड की सहायता से काटेंगे। अब ब्लेड की सहायता से काटने पर जो वो पर्ण की हमें टीएस दिखाई देगी, उसकी जो बाह्य रूपरेखा होगी या जो आउटर लाइन में वो कैसी होगी? अब किसी अन्य जातियों में तो किसी जाति में तो गोलाकार दिखाई देती है, किसी जातियों में वो हमें अर्धचंद्राकार आकृति की दिखाई देगी, किसी जातियों में वह त्रिकोणाकार आकृति की हमें दिखाई देगी। तो अलग अलग जातियों में जो प्रकाश संश्लेषी पर्ण है, इसकी जो बाह्य रूपरेखा है वह अलग अलग दिखाई देती है। जैसे अगर हम पाइनस मोनोफिला की बात करें तो इसमें सीमित वृद्धि वाली शाखा के शीर्ष भाग पर, जैसे ये कोई सीमित वृद्धि वाली शाखा है और इसके शीर्ष भाग पर क्या है? केवल एक ही प्रकाश संश्लेषी पर्ण है जो कि डीडी समान आकृति की या फूल की आकृति की है। अगर हम इसकी टीएस काटेंगे तो इसकी टीएस बाह्य रूपरेखा में कैसी दिखाई देगी? वह दिखाई देगी गोलाकार आकृति की, हम कह सकते हैं कि वृत्ताकार आकृति की हमें दिखाई देगी। मतलब जो इसकी आउटर लाइन होगी, माइक्रोस्कोप में देखेंगे हम इसकी टीएस काट के, वह कैसी दिखाई देगी? वृत्ताकार शेप में हमें दिखाई देगी। अगर हम पाइनस सिल्वेस्ट्रिस की बात करें तो पाइनस सिल्वेस्ट्रिस में कितनी प्रकाश संश्लेषी पर्ण होती है? तो हमने पढ़ा भी 2 प्रकाश संश्लेषी पर्ण होती है, जो कि यहाँ से ही निकली हुई होगी। एक सीमित वृद्धि वाली शाखा से एक साथ 2 प्रकाश संश्लेषी पर्ण निकली हुई रहती है। अगर इसकी टीएस काटेंगे, दोनों में से एक की टीएस काटेंगे तो टीएस कैसी दिखाई देगी? हमें अर्धचंद्राकार आकृति की हमें दिखाई देगी, क्योंकि यहाँ से जो पहले एक पर्ण निकल रही थी वो कैसी थी? बेलनाकार आकृति की थी। यदि हमने उसकी टीएस काटी तो वह कैसी दिखाई दी? हमें वृत्ताकार दिखाई दी। जैसे ही यहाँ पर 2 पर्ण लगे तो वह बेलनाकार आकृति से आधा बेलनाकार आकृति की इसमें आएगी, आधा दूसरे में चलेगी। जब इसकी टीएस काटी तो कैसी दिखाई देती है? हमें अर्धचंद्राकार आकृति की दिखाई देती है। अगर हम पाइनस रॉक्सबर्गाई या लॉन्गिफोलिया की बात करें तो यहाँ से एक साथ 3 पर्ण उत्पन्न होती हैं और जो तीनों ही पर्ण हैं वो बराबर बराबर एरिया कवर कर लेती है। जैसे अगर इसकी टीएस काटेंगे तो वो कैसी होगी? पूरी वृत्ताकार होगी। तो यहाँ से निकली है तो मतलब एक पर्ण तो इधर से निकल रही होगी, दूसरी इधर से निकल रही होगी, तीसरी इधर से निकल रही होगी। तो अगर हम
एक प्रकाश संश्लेषी पर्णिक की टीएस काटेंगे तो वह कैसे दिखाई देगी, हमें त्रिकोणाकार आकृति की हमें दिखाई देगी। और यही टीएस हमें यहाँ पर स्टडी करनी है, किसकी, पाइनस वर्गाई की या पाइनस लोंगिफोलिया की स्टडी करनी है। अगर आप पाइनस वेलिसियाना की बात करें तो पाइनस वेलिसियाना में एक साथ कितनी निकलेगी, यहाँ से 5 बंद निकलेगी। यहाँ पर जो 360 डिग्री का जो ये वृत्ताकार है, इसे 5 भागों में बांट दो। 5 भागों में यहाँ का जो एंगल होगा वो थोड़ा कम होगा, परंतु जो आकृति होगी पर्णिक की, जो बाह्य रूपरेखा होगी वो कैसी होगी, त्रिकोणाकार ही होगी। ऐसे 5 भागों में इसे विभाजित कर दो, परंतु यहाँ का जो एंगल होगा वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, परंतु आकृति तो त्रिकोणाकार आकृति की रहेगी। तो आपको केवल वृत्ताकार और अर्धचंद्राकार तो कितने मिलेगी, वृत्ताकार तो मिलेगी पाइनस मोनोफिला में और चंद्राकार मिलेगी पाइनस सिल्वेस्ट्रिस में। और बाकी की जितने भी जो पर्ण है, पाइनस रोक्सवर्धाई, पाइनस वेलिसियाना, उनमें कैसी दिखाई देगी आपको, त्रिकोणाकार शेप की या त्रिपंडी पर्ण दिखाई देगी। तो हम अब पाइनस लोंगिफोलिया या पाइनस रोक्सवर्धाई में पर्ण की आंतरिक संरचना का स्टडी करेंगे। पहले उसका डायग्राम बनाएंगे और फिर उसे समझेंगे। हम जो यहाँ पर पर्ण की आंतरिक संरचना का अध्ययन करेंगे वह पर्ण लेंगे हम पाइनस रोक्सवर्धाई से, क्योंकि पाइनस रोक्सवर्धाई में कौन सी पर्ण पाई जाती है, त्रिपंडी पर्ण पाई जाती है, क्योंकि एक सीमित वृद्धि वाली जो शाखा थी उससे एक साथ क्या निकलती है, 3 नीडल से पर्ण निकलती है, इसे त्रिपंडी पर्ण भी कहा जाता है। उस त्रिपंडी पर्ण का क्या काटेंगे हम, त्रिपंडी पर्ण में से एक प्रकाश संश्लेषी पर्ण का टीएस काटेंगे। तो वह आंतरिक संरचना में कैसे दिखाई देती है या क्या क्या संरचनाएं इसमें दिखाई देती है, उसका हमें यहाँ पर स्टडी करना है। तो अगर हम पाइनस के पर्ण की आंतरिक संरचना की बात करें तो आंतरिक संरचना में हमें कौन कौन से पोर्शन दिखाई देते हैं, एक तो एपिडर्मिस दिखाई देती है, उसके बाद हाइपोडर्मिस दिखाई देती है, उसके बाद मेसोफिल सेल्स दिखाई देती है, फिर एंडोडर्मिस, फिर पेरिसाइकल और फाइनली क्या दिखाई देते हैं, वेस्कुलर बंडल दिखाई देते हैं। मतलब अगर परिधि से केंद्र की ओर या बाहर से अंदर की ओर जाए हम तो एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, मेसोफिल सेल्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल एंड वेस्कुलर बंडल हमें दिखाई देते हैं। तो फर्स्ट लेते हैं हम यहाँ से एपिडर्मिस को। अब जो ये पर्ण होती है इसके चारों ओर एक स्तरीय कोशिकाओं की परत पाई जाती है, जिसे क्या कहा जाता है, एपिडर्मिस कहा जाता है। जो आपको जो ये एक स्तरीय जो आउटर लेयर दिख रही है पर्ण के चारों ओर, उसे क्या कहा जाता है, एपिडर्मिस कहा जाता है। इसकी कोशिकाएं काफी पास सटी हुई रहती है और इस एपिडर्मिस के चारों ओर क्यूटिकल का मोटा आवरण पाया जाता है। पर्ण के जो तीनों ही किनारे हैं या पर्ण का जो चारों ओर वाला जो पोर्शन है उस पर क्या पाई जाती है, एपिडर्मिस पाई जाती है और उसके चारों ओर क्या पाया जाता है, क्यूटिकल का मोटा आवरण पाया जाता है। अब जो ये एपिडर्मिस है इसी में ही हमें धसे हुए रंध्र देखने को मिलेंगे और उन रंध्रों को कहा जाता है संघन, स्टोमेटा या गर्भी रंध्र। ये काफी धसे हुए रहते हैं, इसी कारण इन्हें संघन, स्टोमेटा या गर्भी रंध्र कहा जाता है। अब ये संघन स्टोमेटा दूसरे स्टोमेटा से किस प्रकार भिन्न है, तो दूसरे स्टोमेटा होते हैं वो थोड़ा एपिडर्मिस से ऊपर की ओर उठे हुए रहते हैं और ज्यादा से ज्यादा जल हानि को करने का कार्य करते हैं, क्योंकि जब भी पादप के ऊपर लाइट पड़ेगी या पादप के ऊपर क्या होगा, इवेपोरेशन या वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होगी, ट्रांसपिरेशन की। तो जो सामान्य रंध्र होते हैं वो तो ज्यादा से ज्यादा जल हानि करने का कार्य करते हैं, परंतु हम यहाँ पर पाइनस पढ़ रहे हैं और पाइनस क्या है, एक मरुद्भिदीय पादप है या जीनोफाइटिक आवासों में उगने वाला पादप है। तो ये कहाँ पर उगता है, पानी की कमी वाले आवासों में उगता है। इसे क्या करना है, पानी को बचाकर रखना है। तो इसमें क्या हो जाता है, संघन स्टोमेटा का इवोल्यूशन या विकास हो जाता है। अब जो ये स्टोमेटा होते हैं ये काफी गर्द में धसे हुए रहते हैं और कहाँ पर पाए जाते हैं, एपिडर्मिस वाले पोर्शन में पाए जाते हैं।
और इन संकर स्टोमेटा की जो कैविटी होती है जिसे कहा जाता है सब स्टोमेटल कैविटी या उपरंध्रीय गुहिका, वह इसकी पांड की हाइपोडर्मिस में धसी हुई रहती है या हाइपोडर्मिस वाले पोर्शन तक जाती है। और संकर स्टोमेटा का कार्य क्या है? वाष्पोत्सर्जन से होने वाली जल हानि को कम करना। तो ये कर ली हमने इसकी एपिडर्मिस की बात। अब एपिडर्मिस के बाद जो ये पोर्शन दिखाई दे रहा है इसमें मोटी मोटी कोशिकाएं दिखाई दे रही है आपको, वह है हाइपोडर्मिस वाला पोर्शन। अब जो ये हाइपोडर्मिस होती है इसमें कौन सी कोशिकाएं पाई जाती है? मोटी भित्ति युक्त या स्क्लेरेनकाइमेटस कोशिकाएं पाई जाती है। और जो ये स्क्लेरेनकाइमेटस कोशिकाएं किसके पश्चात पाई जाती है? एपिडर्मिस के पश्चात पाई जाती है और ये 2 या 3 परतों के रूप में पाई जाती है। और किनारों पर जो हाइपोडर्मिस परत होगी वह कैसी होगी? काफी मोटी होगी या काफी ज्यादा परतों में पाई जाती है। एपिडर्मिस के पश्चात क्या है? हाइपोडर्मिस है और इसकी 2 से 3 स्तरीय परतें पाई जाती है और इसमें मोटी भित्ति कोशिकाएं होती है। और इसकी खास बात क्या है? किनारों पर ये ज्यादा परत के रूप में या काफी मोटी पाई जाएगी। और जो ये हाइपोडर्मिस होती है, हाइपोडर्मिस के बीच में यहाँ पर क्या आ रहा है? संकर स्टोमेटा की सब स्टोमेटल कैविटी आ रही है। इस कारण जो हाइपोडर्मिस होती है वह इस सब स्टोमेटल कैविटी के कारण छोटे छोटे पैचेज या खंडों में बट जाती है। मतलब जो पाइनस की जो लीफ होती है उसमें सब स्टोमेटल कैविटी के कारण हाइपोडर्मिस के अनेक पैचेज हमें या इसके समूह हमें दिखाई देते हैं। अब जो ये हाइपोडर्मिस वाला जो क्षेत्र होता है और इसके पश्चात होता है मेसोफिल वाला क्षेत्र। इसी में ही इसी के बीच में या हाइपोडर्मिस वाले क्षेत्र में ही क्या दशा हुई रहती है? कौन सी संरचनाओं का निर्माण हो जाता है? इनमें रेजिन कैनाल का निर्माण हो जाता है। तो जो रेजिन कैनाल पाई जाती है वह भी हाइपोडर्मिस वाले क्षेत्र में ही पाई जाती है। यहाँ भी मिल सकती है, यहाँ पर भी मिल सकती है, यहाँ पर भी सभी जगह जो हाइपोडर्मिस और मेसोफिल वाला जो क्षेत्र है इनके बीच में या हाइपोडर्मल वाले क्षेत्र में अनेक रेजिन कैनाल हमें देखने को मिल सकती है। और इन रेजिन कैनाल या रेजिन टाकी की जो संरचना होती है वह तने में पाई जाने वाली रेजिन कैनाल के समान ही होती है। जैसे तने में हमने जो रेजिन कैनाल पढ़ी थी वह कैसी थी? इसके चारों ओर 2 स्तरीय मोटी भित्ति कोशिकाओं का आवरण था। और जो इस रेजिन कैनाल की या नलिका की जो आंतरिक भित्ति थी वह किससे मिलकर बनी हुई थी? वह स्रावी कोशिकाओं से मिलकर बनी हुई थी। तो तने में पाई जाने वाली जो रेजिन कैनाल है और पंड में पाई जाने वाली रेजिन कैनाल है वह एक समान ही होती है। अब जो यह हाइपोडर्मिस है इसके पश्चात का जो क्षेत्र होता है वो होता है मेसोफिल वाला क्षेत्र, जो कि पांड के अधिकांश भाग में पाया जाता है। पांड के लगभग मैक्सिमम जो पोर्शन है वह मेसोफिल क्षेत्र से ही भरा हुआ होता है। और इसका जो मेसोफिल जो क्षेत्र होता है वह पहली से पेरेन्काइमा और स्पॉन्जी पेरेन्काइमा मतलब कम ऊतक और स्पंज ऊतक में बटा हुआ नहीं होता। इस मेसोफिल क्षेत्र में केवल एक ही प्रकार की कोशिकाएं हमें देखने को मिलेगी। और जो ये कोशिकाएं हैं इन कोशिकाओं में एक तो क्लोरोप्लास्ट ज्यादा मात्रा में पाया जाता है और एक स्टार्च भी ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। मतलब हम यहाँ से यूं कह सकते हैं कि जो मेसोफिल कोशिकाएं होती है ये क्या कार्य करती है? यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण का कार्य करती है। क्योंकि क्लोरोप्लास्ट पाया जा रहा है तो प्रकाश संश्लेषण करेगी और प्रकाश संश्लेषण के फलस्वरूप क्या करेंगी? विभिन्न प्रकार के कार्बनिक पदार्थ बनाएगी जो कि स्टार्च के रूप में संग्रहित हो जाते हैं इन मेसोफिल कोशिकाओं के अंदर। और इन मेसोफिल कोशिकाओं का सबसे जो विशेष लक्षण है वह है कि इन कोशिकाओं की जो आंतरिक भित्ति होती है वह अंदर की ओर अंतर्वलित होती है। जैसे मान लिया जाए ये कोई मेसोफिल कोशिकाएं हैं, इन कोशिकाओं की जो आंतरिक भित्ति होती है वह ऐसे अंदर की ओर अंतर्वलित होती है। इस कोशिका का पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ाने का कार्य करती है।
क्योंकि अभी अभी हमने पढ़ा है जो ये पाइनस की जो पर्णा होती है वह कैसी होती है, काफी निडिल शेप होती है। और इसी निडिल शेप के अंदर सारी कोशिकाएं हैं, एपिडर्मिस भी है, हाइपोडर्मिस भी है, मेसोफिल सेल्स भी है। तो कोशिकाओं की संख्या क्या है, एक तो कोशिकाओं की संख्या पहले से ही कम है और कोशिकाएं भी क्या है, काफी छोटी छोटी कोशिकाएं हैं। जबकि जो नॉर्मल एंजियोस्पर्म प्लांट होते हैं उनमें पर्निसेसी होती है, काफी फैली हुई रहती है, जिसके कारण इसमें कोशिकाएं बड़ी बड़ी होती है। वहां पर पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ाने की जरूरत नहीं है और यहाँ पर जो कोशिकाएं हैं वह काफी छोटी छोटी है। और कोशिकाओं को तो सारी एक्टिविटीज करनी होती है, फोटोसिंथेसिस भी करना है, विभिन्न प्रकार के मेटाबॉलिक रिएक्शंस भी करनी है। तो उनके लिए क्या चाहिए, सरफेस एरिया चाहिए। तो सरफेस एरिया को बढ़ाने का कार्य किसके द्वारा किया जा रहा है, यहाँ पर इन कोशिकाओं की जो आंतरिक भित्ति होती है वो अंदर की ओर अंतर्वलित होकर कुटीनुमा अंतर्वलन का निर्माण कर देती है। इसे अंदर की ओर अंतर्वलित हो जाएगी, जिसके कारण इस कोशिका का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वह बढ़ जाएगा और उस बढ़े हुए पृष्ठीय क्षेत्रफल में ये विभिन्न प्रकार के अपने कार्य जैसे फोटोसिंथेसिस है, रेस्पिरेशन है और विभिन्न प्रकार की जो मेटाबॉलिक गतिविधियां हैं वह संपन्न हो सकती हैं। जबकि अगर इसमें अंतरावलित नहीं होती तो सारी जो क्रियाएं हैं वह एक अच्छे ढंग से यहाँ पर परफॉर्म नहीं की जा सकती। तो इस प्रकार का यहाँ पर अडॉप्टेशन संपन्न हुआ है मेसोफिल सेल्स के अंदर। अब जो ये मेसोफिल सेल क्षेत्र है इसके बाद पाई जाती है एंडोडर्मिस वाला पोर्शन। हमने क्या क्या देखा, एक एपिडर्मिस वाला देख लिया, एक हाइपोडर्मिस, उसके बाद मेसोफिल वाला क्षेत्र देख लिया और मेसोफिल के बाद पाई जाती है एंडोडर्मिस वाली लेयर। अब जो ये एंडोडर्मिस होती है ये कैसी होती है, बेलनाकार या ढोलकाकार कोशिकाएं होती है और जिनकी जो हल्की भित्तियां होती है यहाँ पर कैस्केडियन पट्टिकाओं का स्खलन पाया जाता है या विभिन्न प्रकार के जो सेकेंडरी मेटाबॉलिक पदार्थ होते हैं उनका यहाँ पर जमाव पाया जाता है। जिनकी हल्की भित्तियों पर एंडोडर्मिस की जो हल्की भित्तियां होती है उन पर कैस्केडियन पट्टिकाओं का जमाव पाया जाता है। अब एंडोडर्मिस के पश्चात क्या होता है, पेरिसाइकल वाला पोर्शन होता है जो कि बहुस्तरीय होता है। पेरिसाइकल कैसी दिखाई देगी, इसमें हमें बहुस्तरीय या मल्टी लेयर्ड हमें दिखाई देगी। अब इस पेरिसाइकल में भी 3 प्रकार की कोशिकाएं हमें देखने को मिलती हैं। एक तो पेरेंकाइमेटस पेरिसाइकल की सेल, एक तो पेरेंकाइमेटस कोशिकाएं हमें दिखाई देगी पेरिसाइकल के अंदर और ये पेरेंकाइमेटस कोशिकाएं क्या कार्य करती है, कार्बनिक पदार्थों के संग्रहण का कार्य करती है या स्टार्च के या कार्बनिक पदार्थों के संग्रहण का कार्य करेगी। इसके बाद आई जाती है इसमें एल्बुमिना सेल्स, ये भी पेरिसाइकल की कोशिकाएं, परंतु इनका कार्य क्या है, फलोयम प्लांट की जो पत्तियां हैं इनकी मेसोफिल सेल्स में जो भी कार्बनिक पदार्थ बनेंगे उनको ये फलोयम को स्थानांतरित करने का कार्य करती है। और इनका जो जगह है ये कहाँ पर पाई जाती है, वेस्कुलर बंडल का जो फलोयम है उसके आसपास वाले एरिया में या फलोयम के पास यह पाई जाती है और एल्बुमिना सेल। और इसका कार्य क्या है, मेसोफिल सेल्स में जो भी फोटोसिंथेसिस के दौरान जो भी कार्बनिक पदार्थ बनेंगे उनका परिवहन करने का कार्य करती है। मतलब मेसोफिल सेल्स में कार्बनिक पदार्थों को किसको प्रदान करेगी, फलोयम को प्रदान करेगी। इसके बाद थर्ड पेरिसाइकल की जो कोशिकाएं हैं उन्हें कहा जाता है ट्रैकिडियल सेल्स या वाहिनीकीय कोशिकाएं। ये कोशिकाएं कहाँ पर पाई जाती है, इनके जाइलम के पास पाई जाती है और जाइलम से क्या लेगी, ये जाल व खनिज पदार्थों का तो मेसोफिल सेल्स में या जो कांट की जो अन्य कोशिकाएं हैं उनको स्थानांतरित करने का कार्य करती है। थर्ड कोशिकाएं कौन सी है, वाहिनीकीय कोशिकाएं या ट्रैकिडियल सेल्स। कहाँ पर पाई जाती है, जाइलम के आसपास वाले क्षेत्र में यह पाई जाती है। मतलब ये एक नलिका का संरचनाएं होती है जिनमें गर्त पाए जाते हैं, जैसे वाहिनिकाएं होती है ना उसी के समान संरचनाएं होती है वाहिनीकीय कोशिकाएं।
क्योंकि जाइलम के द्वारा जो भी जल व खनिज पदार्थ पाए जाएंगे उनको मेसोफिल सेल्स को ये प्रदान करने का कार्य करती है। मतलब हम यहाँ एक तरीके से यह कह सकते हैं कि संचरण ऊतकों को बनाने का कार्य बाह्यकीय कोशिकाओं के द्वारा किया जाता है, क्योंकि अभी ये वायुमंडल क्या दे रही है, ट्रांसपोर्टेशन या परिवहन दे रही है। इसी कारण इन्हें ऐसा कहा जाता है कि यह संचरण ऊतकों को बनाने वाली कोशिकाएं हैं। अब हमने एंडोडर्मिस भी पढ़ ली, पेरिसाइकिल का भी स्टडी कर लिया। अब इसका जो इसमें पेरिसाइकिल में एक पोर्शन और रह चुका है। अब पेरिसाइकिल में एक अनादर प्रकार की कोशिकाएं और पाई जाती है जिन्हें कहा जाता है स्क्लेरल काइमेटास कोशिकाएं। स्क्लेरल काइमेटास सेल्स, और ये स्क्लेरल काइमेटास जो सेल्स है वह एक टी आकृति के ग्रेन्यूल का निर्माण करती है जो कि दोनों रेटिकुलर बंडल के शीर्ष भाग पर उपस्थित होता है। पेरिसाइकिल में हमें 3 प्रकार की कोशिकाएं देखने को मिलेगी। एक तो पेरेंकाइमेटस कोशिकाएं जो कि कार्बनिक पदार्थों का संग्रहण करने का कार्य करती है। दूसरी है एल्ब्यूमिनस सेल्स जो फ्लोएम के आसपास उपस्थित होती है और मेसोफिल सेल्स से भोज्य पदार्थों को लेकर फ्लोएम को प्रदान करती है। और थर्ड वाली सेल है बाह्यकीय कोशिकाएं जो कि कहां पर पाई जाती है, जाइलम के पास में या जाइलम के आसपास वाले क्षेत्र में ये पाई जाती है और जाइलम से जल व खनिज पदार्थों को मेसोफिल सेल्स को प्रदान करती है। अब इन 3 कोशिकाओं के अलावा एक और प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है पेरिसाइकिल में, और वह कोशिकाएं कैसी है, मोटी भित्ति युक्त स्क्लेरल काइमेटस कोशिकाएं हैं। और वह कोशिकाएं यहाँ पर जो ये वेस्कुलर बंडल दिखाई दे रहा है इसके ऊपर यहाँ पर एक टी आकृति के ग्रेन्यूल का निर्माण कर देती है। मतलब जो टी शेप जो ग्रेन्यूल पाया जाता है वह वेस्कुलर बंडल में शीर्ष भाग पर या वेस्कुलर बंडल में के ऊपर ही पाया जाता है। अब इसके बाद बात करते हैं हम इसके वेस्कुलर बंडल की। तो जो अगर इसके वेस्कुलर बंडल की बात करें तो ये पानी के केंद्रीय भाग में पाए जाएंगे और इनकी संख्या भी अलग-अलग जातियों में अलग-अलग होती है। जैसे अगर पाइनस मोनोफिला की बात करें, कौन सी जाति, पाइनस मोनोफिला, तो इसमें हमको केवल एक ही वेस्कुलर बंडल हमें देखने को मिलेगा। अगर हम पाइनस रॉक्सबर्गी या पाइनस लॉन्गिफोलिया की हम बात करें तो यहाँ पर हमें 2 वेस्कुलर बंडल दिखाई देंगे। यहाँ पर 2 दिख रहे हैं क्योंकि हमने किसकी टीएस पढ़ी है या किसकी आंतरिक संरचना पढ़ी है, पाइनस रॉक्सबर्गी। अगर पाइनस मोनोफिला की पढ़ते हैं तो वहाँ पर केवल हमें एक ही वेस्कुलर बंडल हमें दिखाई देगा। और वेस्कुलर बंडल में क्या होता है, जाइलम और फ्लोएम दोनों उपस्थित होते हैं। तो इस व्यवस्था को क्या कहा जाता है, संयुक्त व्यवस्था या कॉन्जॉइंट व्यवस्था कहा जाता है। और जाइलम और फ्लोएम के बीच में यहाँ पर हमको कैम्बियम देखने को मिलेगी जिसे कहा जाता है ओपन टाइप ऑफ वेस्कुलर बंडल कहा जाता है। और यहाँ पर जो फ्लोएम होता है वह लेटरली उपस्थित है या पार्श्विक की ओर उपस्थित है, इसे कहा जाता है समपार्श्विक या बहिर्फ्लोएमी प्रकार का संवहन बंडल। संवहन बंडल कैसे यहाँ पर संयुक्त है, ओपन है क्योंकि कैम्बियम पाई जा रही है और फ्लोएम बाहर की ओर है तो बहिर्फ्लोएमी या कोलेटरल या समपार्श्विक टाइप ऑफ वेस्कुलर बंडल होते हैं। तो अब जो यहाँ पर जो जाइलम वाला जो पोर्शन होता है वह इसके उत्तरी सरफेस की ओर होता है, या इसकी जो उत्तर सरफेस होती है ऊपरा वाला पोर्शन वहां तो क्या पाया जाएगा, फ्लोएम पाया जाएगा। जबकि जाइलम जो होता है इसके जो त्रिकोणाकार जो पोर्शन है या टिकुना जो पोर्शन है उस पोर्शन की ओर इसका जाइलम पाया जाएगा। तो ये कर ली हमने इसकी एनाटॉमी, स्पाइनस रॉक्सबर्गी की पढ़ने की आंतरिक संरचना। तो दोबारा से समझ लेना एक बार कौन कौन से पोर्शन है। एक तो एपिडर्मिस है, उसके बाद हाइपोडर्मिस है, मेसोफिल सेल्स है, एंडोडर्मिस है, पेरिसाइकिल है और वेस्कुलर बंडल है। एपिडर्मिस कैसी है, एक स्तरीय परत है जो कि पर्ण के चारों ओर पाई जाती है, काफी सटी हुई कोशिकाएं इसमें हमें देखने को मिलेगी।
और इसके ऊपर क्यूटिकल का मोटा आवरण होता है और इसी में ही रसीले रंध्र या संघन स्ट्रोमेटा पाए जाते हैं। एपिडर्मिस के पश्चात कौन सी होती है? हाइपोडर्मिस होती है, जो कि 2 से 3 स्तरीय होती है, परंतु पानी के जो किनारे हैं उन पर ये मोटी परत के रूप में पाई जाती है, मतलब 3 से 4 स्तर तक ये उपस्थित हो सकते हैं। और संघन स्ट्रोमेटा की जो सब स्ट्रोमेटल कैविटी होती है, इसके कारण ये अनेक पेचोज के रूप में या अनेक खंडों के रूप में हमें दिखाई देती है। और इस हाइपोडर्मल वाले जो क्षेत्र हैं इसी में हमें अनेक रेजिन नलिकाएं या रेजिन कैनाल देखने को मिलेगी, जिनकी संरचना तने में पाई जाने वाली रेजिन कैनाल के समान ही होती है। इसके पश्चात कौन सा क्षेत्र पाया जाता है? मेसोफिल वाला क्षेत्र पाया जाता है। यह पहली सेट व स्पॉन्जी पेरेन्काइमा में नहीं बटा हुआ होता और इसकी कोशिकाएं काफी पास सटी हुई होती है। इनमें क्लोरोप्लास्ट तथा स्टार्च ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, मतलब ये फोटोसिंथेटिक करने वाली कोशिकाएं हैं या फोटोसिंथेसिस करने वाली कोशिकाएं हैं। और इन कोशिकाओं की जो सबसे खास बात है या पाइनस की पंड का जो लाक्षणिक विशेषता होती है वो होती है इनकी मेसोफिल कोशिकाओं में कोटिनुमा आंत्रबलन, मतलब इन कोशिकाओं की आंतरिक वृद्धि अंतर्बलित होकर उनके सरफेस एरिया में वृद्धि करने का कार्य करती है। और सरफेस एरिया में वृद्धि हो जाएगी तो विभिन्न प्रकार के मेटाबॉलिक रिएक्शंस, प्रकाश संश्लेषण आसानी से इसमें संपन्न हो जाएगा। मतलब जो ये मिडिल सेट फंड है इसका जो क्षेत्रफल है वह काफी कम होता है। इसके क्षेत्रफल का प्रतिपूरण करने के लिए या कंपनसेशन करने के लिए यहाँ पर क्या विकसित हो चुके हैं? अंतर्बलन विकसित हो चुके हैं मेसोफिल की सेल्स के अंदर। इसके बाद यहाँ पर पाया जाता है एंडोडर्मिस, जिसमें डोलिकाकार कोशिकाएं होती है और इनकी कोशिकाओं की अभिव्यक्तियों पर उपापचयी पदार्थों का या कैस्पेरियन पट्टिकाओं का यहाँ पर देखने को मिलेगी, उनका जमाव पाया जाता है। इसके बाद पेरिसाइकल होती है जिसमें 3 या 4 प्रकार की कोशिकाएं हमें देखने को मिलती है। एक तो पेरेन्काइमेटस कोशिका है जो कि स्टार्च का संग्रहण करने का कार्य करती है, और दूसरी है एल्ब्यूमिनस कोशिकाएं जो कि फ्लोएम के आसपास पाई जाती है, और मेसोफिल सेल्स है भोज्य पदार्थों को लेकर या कार्बनिक पदार्थों को लेकर फ्लोएम को प्रदान करती है। अगली कोशिकाएं हैं ट्रेपेडियल सेल्स या वाहिनीकीय कोशिकाएं, ये जाइलम के आसपास वाले क्षेत्रों में पाई जाती हैं और जाइलम से ज्यादा खनिज लवणों को लेकर मेसोफिल सेल्स को प्रदान करती है। इन तीनों ही कोशिकाओं के अलावा एक अन्य प्रकार की कोशिकाएं और पाई जाती है जिन्हें स्क्लेरेन्काइमेटा सेल्स कहा जाता है, और ये कोशिकाएं किसका निर्माण करती हैं? टी आकृति के ग्रेन्यूल का निर्माण करती है जो कि वेस्कुलर बंडल के ऊपरी भाग में पाया जाता है। अब पेरिसाइकिल के बाद वेस्कुलर बंडल उपस्थित होते हैं और वेस्कुलर बंडल की संख्या अलग अलग जातियों में अलग अलग प्रकार की हमें अलग अलग देखने को मिलेगी। जैसे पाइनस मोनोफिला में एक, पाइनस रोक्सबर्गाई में 2 वेस्कुलर बंडल हमें देखने को मिलेंगे। वेस्कुलर बंडल में जाइलम और फ्लोएम उपस्थित होते हैं, इस व्यवस्था को संयुक्त कहा जाता है, और जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम उपस्थित होती है, तो इसे ओपन टाइप ऑफ वेस्कुलर बंडल कहा जाता है। और फ्लोएम जिसमें बाहर की ओर उपस्थित होता है या लैटरली प्रोजेक्ट होता है, जिसे वही फ्लोएमी कहा जाता है। और जो यह फ्लोएम होगा इसके उत्तल सरफेस की ओर होगा और जाइलम होगा जो इसके न्यूक्लियस झिल्ली की ओर उपस्थित होता है। तो ये थी पंड की आंतरिक संरचना। अब हम अगली क्लास के अंतर्गत पाइनस में रिप्रोडक्शन को स्टडी करेंगे। थैंक यू।